हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे द कवरिंग ऑल बेसिक्स। सारे बेसिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर से फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लीटर मीन्स हाउ मच डीएम क्यूब। बेसिक से शुरुआत करेंगे, एंड तक जाएंगे जोश के साथ, फोकस के साथ। बोलो बोलो, 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी डीएम क्यूब। याद है आपको कि 1 लीटर होता है 1000 ml और 1 ml है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि और 1 ml होता है, अगर 1 लीटर 1000 ml होगा यानी कि 10³ ml, सो 1 ml 10⁻³ लीटर होगा। ओके, क्लियर है? 10⁻³ शिफ्ट करने पे ओके। और यही 1 लीटर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलो या इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बोलो, बहुत सही और बहुत ज्यादा इजी कन्वर्जन होता है कि 1 लीटर, एक मिनट सिर्फ, आपका ये 1 लीटर होता है 1 डीएम क्यूब के इक्वल। इतना इजी, 1 लीटर 1 डीएम क्यूब होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, पर इंपॉर्टेंट सीखने जैसी बात ये है भैया कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, जो होता है 10⁻³ लीटर। इसका अगर कॉन्वर्स देखें तो 1 लीटर कितना होगा? 1 लीटर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। हुआ क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व कि भैया 1 लीटर होता है 1 डीएम क्यूब। हुआ क्लियर? ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तरह तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाइए। अभी हमने देखा 1 ml मीन्स हाउ मेनी मीटर क्यूब। अच्छा, 1 लीटर कितना? 1000 ml। ओके, 1 मीटर क्यूब यानी कितने लीटर? 1 मीटर क्यूब यानी कितने लीटर? 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। ठीक है, ओके, 1000 लीटर यानी कितने ml? 1000 इंटू 1000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, यानी कि 1000 लीटर हुआ कितना? 10⁻6 ml। और हमें पता है या 1 मीटर क्यूब क्या है? 1000 लीटर है, यानी कि 1 मीटर क्यूब होगा 10⁻6 ml। कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ते हैं भैया। इसी तरह से 1 ml होता है 10⁻6 मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ओके भैया, चलो आ जाओ, देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ताकि आपको मजा आए और आपका बेसिक भी कवर हो। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्या बोला है? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमें पता है भैया टेम्परेचर मेजर होता है किसमें? सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। ओके, क्वेश्चन दिया है आपको 15 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कीजिए केल्विन में, कन्वर्ट कीजिए फ़ारेनहाइट में। ओके, कर लेंगे। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है C-0 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स K-273 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाय 180। एक इजी और सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आप ध्यान से, फोकस से, आप केल्विन से फ़ारेनहाइट जा सकते हो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में आ सकते हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सारे कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, आ जाइए। मैजिक है ये। ठीक है, ओके, हमें टेम्परेचर किसमें गिवन है? सेल्सियस में। ओके, पहले केल्विन में फाइंड करते हैं, चलेगा? ठीक है,
सेल्सियस सी के जगह 15 रख दीजिए। 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, अच्छा फाइंड किसमें करना है, केल्विन में। ओके, अब इक्वेट करेंगे हम केल्विन के इक्वेशन के साथ। k माइनस 273 डिवाइड बाय 100। ओके, हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ k फाइंड करना है, उससे हमें पता चलेगा भैया कि हमारा 15 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन में टेम्परेचर आएगा। कर लेंगे, आ जाओ करते हैं। 15 माइनस 0 15, 100 कैंसल। 15 इज इक्वल्स टू k माइनस 273, k इज इक्वल्स टू, यहाँ शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, एडिशन हो गया, 15 प्लस 273 यानी कि होता है 288। आपने देखा 273 या माइनस था, यहाँ आके क्या हो गया, पॉजिटिव, और केल्विन आया आपका 288 केल्विन। ठीक है, ये इजी था, 100 कैंसिल हो गए, है ना। अच्छा, अब हम करेंगे भैया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। आ जाओ देख कैसे करते हैं। अब हमें सेल्सियस दिया है, किसमें फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट में। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट। ओके, 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट की इक्वेशन लिख देंगे, f माइनस 32 डिवाइड बाय 180। क्लियर, 0 0 कैंसिल। ओके, अच्छा ओके, अब क्या करेंगे, अब हम 15 माइनस 0 कितना हो गया, 15 डिवाइड बाय 10, 18 शिफ्ट करेंगे इनटू 18 इज इक्वल्स टू f माइनस 32। ठीक है, हुआ क्लियर, हमने क्या किया। ओके, 15 डिवाइड बाय 10, 3 जा 2 जा 1 जा 9 जा, है ना। कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 9 जा 27 प्लस 32 इज इक्वल्स टू f। कितना आया भैया, f आया आपका 32 प्लस 27 दैट इज 59। आई गेस 59 सही है, 59 क्या, फ़ारेनहाइट। यानी कि आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस होता है 288 केल्विन के बराबर और होता है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। हुआ क्लियर, हुआ, आया समझ में, है ना। यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पे 15 है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे जो गर्मी आपको महसूस होगी वही सेम हॉटनेस आपको 288 केल्विन पे भी होगी, और वही सेम हॉटनेस आपको 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी होगी। हुआ क्लियर, जोश आए, फोकस आए, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, आ जाओ बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इजी है मानता हूं, पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इस बार आपको 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन और सेल्सियस में चेंज करना है। करें, आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, c माइनस 0 डिवाइड बाय 100 f माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल्स टू k माइनस 273 डिवाइड बाय 100। ओके, इक्वेशन लिख ली। अब हमें पता है, हमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक है, फाइंड करना है केल्विन में। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट। ठीक है, ये हो गई फ़ारेनहाइट, ये हो गई केल्विन। फ़ारेनहाइट कितना है, 45। ओके, 45 माइनस 32 डिवाइड बाय 180, ठीक है, इज इक्वल्स टू के वैसे ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है, के माइनस 273 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल। ओके, 45 माइनस 32 कितना, 13, 13 बाय 18 इज इक्वल्स टू के माइनस 273। अच्छा, 10 को मल्टीप्लाई में भेज दे इंटू 10। कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 273 आ जाएगा, कितना हो गया, 5 जा 9 जा 13 5 जा 65, 65 बाय 9 प्लस 273। एक मिनट ना, गिचमिट हो गई काफी।
एक मिनट, नीचे सॉल्व करें, कितना होगा 65, 13 5 65 डिवाइड बाय 9 प्लस 273 इज इक्वल्स टू के। के यानी क्या, केल्विन में टेम्परेचर। हुआ क्लियर? ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, चलेगा। यहां तक भी आपने आंसर छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब हमें 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस का इक्वेशन लिख देंगे C - 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स करेंगे फ़ारेनहाइट के इक्वेशन के साथ। सेम 45 - 32 डिवाइड बाय 180, ओके, 0 0 कैंसल, C - 0 होगा C इज इक्वल टू 10 शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, 10 इंटू 45 - 32 13 डिवाइड बाय 18। ये क्या है भैया? ये है आपका टेम्परेचर, किस यूनिट में? सेल्सियस यूनिट में। हुआ क्लियर? ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, हाँ चाहिए, बढ़ते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसा है, why do an atom is electrically neutral? ओके, हमें सबको पता है कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर कैसे? कैसे एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसा? एकदम इजी है, क्योंकि एटम में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होने की वजह से जितना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास भी है। इस वजह से आपस में ही चार्जेस का कैंसिलेशन होने की वजह से एक एटम क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर एक आयन कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि एक आयन में या तो वो कटायन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, या फिर वो अनायन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कम है ना। यानी कि दोनों ही केस में, आयंस के, कटायंस और अनायंस के दोनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम नहीं है। इस वजह से आयंस कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो सकते। हुआ क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नहीं भैया, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी खत्म कर दिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डू ऑलवेज एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे फिल कर लूं इंक, ओके, ताकि आपको विजिबिलिटी सही हो। तब तक मैं चाहूंगा कि आप पहले के स्क्रीनशॉट देके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। हो गया भैया, हो गया। चलो चलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, आ जाओ, हो जा भैया, शुरू हो जा। अगला क्वेश्चन है, डू ऑलवेज एटॉमिक नंबर, हाँ ठीक है, ये क्या है? नंबर एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, क्या कहते हो? डू ऑलवेज एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल? नहीं, सीधा सा जवाब है नो। कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, ठीक है। मान लिया कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इस वजह से एटॉमिक नंबर भी इलेक्ट्रॉन से इक्वल है एटम में। पर भैया Na+ सोडियम आयन, Cl- क्लोरीन आयन, ये है, इनमें
अभी भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 11 है, पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। क्लोरीन का अभी भी एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17, पर एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की गेन होने की वजह से उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18। यानी कि अगर आपसे कोई एटम में पूछे तो बिल्कुल बिल्कुल यस एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल, पर यहां पे मेंशन नहीं किया, यानी कि इसका आंसर है नो। एक आयन में तो नहीं है ना, आयन में दिख रहा है कि आपको इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आयंस में इक्वल नहीं रहते, तभी तो एक आयन चार्ज होता है। ओके ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भैया, देखते हैं क्या है हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिथियम डी, फ्लोरीन सी, कार्बन और डी बोरॉन, इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के आपको बताना है भैया कि क्या है इनका एटॉमिक नंबर और क्या है सिंबल। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए एक पावर बूस्ट है, ताकि आप अगले क्वेश्चन बूस्टफुली और जोश के फोकस के साथ सॉल्व कर, तुरंत मेरे साथ सॉल्व कीजिए। लिथियम का सिंबल Li, क्या Li, फ्लोरीन F, कार्बन C, बोरॉन B, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3 है ना भैया जी, बिल्कुल 3 है। फ्लोरीन 9, कार्बन 6, बोरॉन 5, हो गया, बस इतना ही था, है ना, इजी है, चलेगा। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल है, जरूर है, पर इंपॉर्टेंट है समझना और आपका बेसिक मजबूत करना, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना कि डिफरेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। देखो ये क्या है, कवरिंग ऑल बेसिक्स, सारे बेसिक्स हम यहाँ कवर करेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो केमिस्ट्री के हो, हमें सब इक्वल। ओके, हमें ये इंपॉर्टेंट है समझना एटम्स क्या होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तभी बड़े बड़े क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होते हैं, ठीक है। आ जाओ। A car move 60 किलोमीटर ईस्ट, ओके, ध्यान से क्वेश्चन देखना, एंड 90 किलोमीटर वेस्ट, ओके, what is the distance and displacement, ओके ठीक है। अच्छा, हमेशा हमेशा जब भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो पूछेगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कहां से कहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी, नहीं मेंशन है। इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे, नहीं कुछ दिया है तो हम मान लेंगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी के बारे में पूछा है, यानी कि कार मूव हुई, पहले ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ठीक है। कार मूव हुई पहले ईस्ट में, कितनी 60 किलोमीटर, ये है कार का इनिशियल पोजीशन, ओके। कार ए तक गई, चलेगा, ओके। अब कार ने क्या किया भैया, 90 किलोमीटर वेस्ट में गई, वेस्ट किस तरफ है, वेस्ट इधर है, चलेगा। वेस्ट अगर इस तरफ है, यानी कार ने क्या किया, कार ने लिया रिवर्स, यहां से क्या किया भैया, कार ने लिया रिवर्स 90 किलोमीटर, ओके। अब 90 किलोमीटर कहां से कैलकुलेट करें, 90 किलोमीटर कहां से कैलकुलेट करें, इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद आगे 90 किलोमीटर जाए या यहां से 90 किलोमीटर जाए, है ना, ओके ठीक है।
बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे ही आपके कार ने टर्न लिया यहां तक, ओके, टर्न लेने से ही आपकी कार कैसी मूव होने लगी? वेस्ट डायरेक्शन में। कैसी? वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि अगर आपको बोला है 90 किलोमीटर वेस्ट, इसका मतलब है कार अगर इस पॉइंट से ही कार वेस्ट के और वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगी, इसका मतलब है डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है डायग्राम में कि 60 किलोमीटर इस साइड, फिर कार ने टर्न लिया। देखो टर्न लेगी नहीं कार तो वेस्ट में कैसे जाएगी? कोई बच्चे बोलेंगे भैया रिवर्स गियर डाल के चले जाएंगे, है ना? बिल्कुल जाएगी, पर तब भी कार किस तरफ जा रही है? अब चाहे रिवर्स डालो या स्ट्रेट डालो, कार किस तरफ जा रही? कार वेस्ट की तरफ ही जा रही है ना? इसका मतलब है हमें यहाँ से 90 किलोमीटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है आपकी पूरी जर्नी और ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है हम ये समझे कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपकी पूरी जर्नी जितनी आपने ट्रैवल की, जितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में किए, वो आपके क्या है? वो आपका डिस्टेंस है। यानी कि इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है? आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90 दैट इज 150 किलोमीटर्स। क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, ठीक है। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ना? मैंने शुरुआत से ही क्या बोला? आपको बोला है कि हमें यहां से मान लो इस ओरिजिन को हम ओ बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में सब पूछा है कि बोलो भैया ओ से ए में कितनी डिस्प्लेसमेंट है या ए से बी में कितनी? नहीं ना, नहीं, ऐसा कोई है नहीं है। यानी कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ये समझना है भैया कि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछी है पूरी जर्नी की। और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। ओके, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर। हुआ क्लियर? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना? 30 किलोमीटर। यानी कि आपकी कार 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर डिस्प्लेस हुई है। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? यानी कि आपकी कार का डिस्प्लेसमेंट है 30 किलोमीटर इन वेस्ट। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? कैसे हमें देखा और हमें डिस्प्लेसमेंट में ये बोलना पड़ेगा कि भैया हमारी कार वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर डिस्प्लेस हुई है। क्यों? क्योंकि कार तो ईस्ट में भी मूव हुई है और वेस्ट में भी मूव हुई है, पर फाइनल पोजीशन कार की वेस्ट में है इनिशियल पोजीशन से, है ना? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कार की वेस्ट में है, इसलिए 30 किलोमीटर इन वेस्ट। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस पूरा ट्रैवल मेजर होता है, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट होता है। वो आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? आ जाओ। आपसे बोला गया 5 किलोमीटर ईस्ट और 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। आप सिंपल क्या करोगे डिस्टेंस के लिए? अच्छा, डिस्टेंस तो होता है पूरा जर्नी, 5 और 5 कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। पर भैया डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो 10 नहीं है। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या करेंगे ये निकालने के लिए? इजी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे?
5 स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ 5 कॉमन 5 स्क्वायर 1 प्लस 1 5 बाहर 5 रूट 2 5 रूट 2 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। हुआ क्लियर हुआ क्लियर ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हुआ क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। चलो ये तो क्लियर हो गया कि भैया ओवरऑल जर्नी के लिए हम निकाल लेंगे चलेगा। ओके स्पीड आ जाओ। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ठीक है ये हमें पता है। ओके स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम चलेगा। वेलोसिटी कितना होता है। अब बच्चे बोलेंगे भैया वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है ना। अब आप तुरंत सोचने लग जाओगे देखो 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 यानी कि अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट छोटा है डिस्टेंस से यानी कि वेलोसिटी भी छोटी होगी स्पीड से। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर है डिस्टेंस 150 किलोमीटर है फॉर्मूला में डालने के बाद स्पीड ज्यादा हो गई वेलोसिटी से है ना। ये सोचना बिल्कुल गलत है ये सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप पूरे जर्नी को मेजर करना चाहते हो स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में तो आप स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में मेजर नहीं करोगे उन्हें मेजर करोगे आप किसके टर्म में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ठीक है। आई बात समझ में। आपको अगर पूरी जर्नी का कैलकुलेट करना है क्या स्पीड और वेलोसिटी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है ना। ऐसा क्यों स्पीड और वेलोसिटी क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि स्पीड तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसा चाहिए वेलोसिटी की डेफिनेशन ध्यान से देखना उसमें लिखा है इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए पर वो कैसा चाहिए इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन तब आप कैलकुलेट करोगे क्या डिस्टेंस। नहीं समझ में आ रहा सर नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखो। मान लो कि कार आपकी ट्रैवल हुई है ए से बी जिसमें कि मैं आपसे बोल रहा हूं ए से बी में कार ट्रैवल हुई है 10 किलोमीटर तो आप सीधे से बोल सकते हो भैया 10 किलोमीटर ठीक है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो 10 किलोमीटर ही हुआ है क्यों इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन स्ट्रेट मोशन 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और 10 किलोमीटर ही क्या है भैया आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे हो गया जी बिल्कुल क्यों ना होगा स्ट्रेट डायरेक्शन है तो है ना हुआ क्लियर। यानी अच्छा इस केस में वेलोसिटी और स्पीड कैसे आएगी बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि टाइम टेकन तो सेम ही होता है और स्पीड और डिस्टेंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है यानी कि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होगी है ना सेम होगी जी बिल्कुल सेम होगी। हमेशा स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है तभी तो स्पीड को बोला जाता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों क्योंकि वेलोसिटी की खुद की डायरेक्शन भी होती है पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के इक्वल होता है। भैया ये कैसे बोल दिया यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है ये कैसे हो गया ये कब से होने लगा ये कब से जब से होने लगा तब जब आपने डेफिनेशन में रीड किया इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन किसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी की। ये क्या बोल रहा है ठीक आ जाओ
इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेट किए जाने वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डिस्प्लेसमेंट हम हमारे फॉर्मूले में लेंगे। यानी कि जो बाइक आप स्पीड से घुमा रहे हो उसमें जो स्पीडोमीटर है वो जो आपकी स्पीड दिखा रहा है वो स्पीड आपके वेलोसिटी के इक्वल होगा। वही बात समझ में पर वो स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में पूरी जर्नी देखी जाती है, पूरी जर्नी यहां से यहां तक पूरा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, पर वेलोसिटी में सिर्फ स्पेसिफाइड डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है उस टाइम इंटरवल के लिए जिस टाइम इंटरवल तक आपकी डायरेक्शन सेम है, स्पेसिफाइड है। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, पर कभी कम नहीं हो सकती। हुआ क्लियर? ठीक है। यानी कि एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, और एवरेज वेलोसिटी का है टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, मान यहां से लेके यहां तक गाड़ी 5 सेकंड में आई है। ठीक है, 5 सेकंड में आई है, मुझे चाहिए स्पीड 2 सेकंड में यहां से यहां तक आई। ओके, यहां से यहां तक 2 सेकंड्स में आई, चलेगा। 2 सेकंड्स तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा था? स्ट्रेट था, स्पेसिफाइड डायरेक्शन था, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकंड के लिए आपका सेम है ना। ओके, अगले 2 सेकंड के लिए भी सेम है, आगे भी सेम है। जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया, अब डायरेक्शन कैसी हो गई? ऐसी हो गई है ना। ठीक है, अब स्पीड कुछ होगी, उतनी ही वेलोसिटी होगी। कैसे? अभी भी गाड़ी अगर 2 सेकंड में यहां से यहां ट्रैवल कर रही है, कहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक अगर आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है 2 सेकंड में, तो देख लो डायरेक्शन कैसी है? ऐसी, स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। क्यों? क्योंकि है इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हुआ क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम ये सब ड्रॉप करेंगे। ठीक है, आ जाओ। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल जर्नी 2 आवर्स की है, ठीक है, टोटल जर्नी कितनी है? 2 आवर्स के। कैलकुलेट टोटल जर्नी 2 आवर्स, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सेम क्वेश्चन पर इस बार आपको सिर्फ टाइप किया है। कैसे करेंगे? अच्छा, डिस्टेंस हमें पता था कितना है? 150 किलोमीटर टोटल जर्नी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 किलोमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हुआ गया? ठीक है, आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। कैसे करेंगे भैया? क्या ही करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर है, 30 डिवाइड बाय टाइम टेकन 2 आवर्स, 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलेगा। अब एवरेज स्पीड निकालने क्या करेंगे? 150
डिवाइड बाय 2, टाइम इंटरवल सेम होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में को कार आने के लिए जर्नी 2 आवर्स की होती है ना। इसलिए डिस्टेंस, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते वक्त टाइम टेकन सेम ही होगा। कितना होगा? 75 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? ये है एवरेज स्पीड। देख रहे हो एवरेज स्पीड कितनी ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी कितनी कम है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी या इक्वल होगी, पर कम नहीं होगी, है ना। कैसे कम होगी? याद करने की जरूरत है। कम कैसे होगी? कभी डिस्टेंस देखा है डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा? नहीं, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही इजी धमाकेदार क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है 25 मिनट्स और स्पीड दी है 12 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। यहाँ पे आपको ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, आपको मुझे पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला के आधार पे सॉल्व कर रहे हो। पर यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कैसे होता है आखिर यूनिट कन्वर्जन। आज आप देखते हैं, पहले मैं रिफिल कर दूं, क्यूआर का रिफिल होगा। आइए देखते हैं, बड़ा ही धमाकेदार टॉपिक है ये भी। ठीक है, बैक टू स्क्रीन। 12 मीटर पर सेकंड हमें स्पीड दी है, टाइम है मिनट में। टाइम किसका? मिनट में। क्या करेंगे? मिनट के टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 25 into 60 किसमें आ गया? सेकंड्स में। अच्छा, स्पीड दी है, क्या करेंगे? 12 is equals to 25 into 60। नहीं, ये टाइम है। डिस्टेंस d डिवाइड बाय 25 into 60। शिफ्ट करेंगे, d is equals to 12 into 25 into 60। आंसर किस में आएगा? आंसर डेफिनेटली मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड है और हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। चलेगा? इसका यूनिट क्या है? सेकंड। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने गया, 25 into 60 सेकेंड, ठीक है, into 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड कैंसिल हो गए, आंसर फाइनल आएगा आपका किसमें? मीटर में। ओके, क्या क्लियर? बहुत ज्यादा इसे क्वेश्चंस है, ध्यान से और फोकस जोश के साथ सॉल्व करें। ओके, if a car accelerates 3 मीटर पर सेकेंड, यानी एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है भैया 3 मीटर पर सेकेंड, और इस कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी है भैया? इस कार की फाइनल वेलोसिटी है कुछ ऐसी, कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड। और ये
ये सब हुआ है 3 सेकेंड्स में। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, टाइम 3 सेकंड्स है और आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन हुआ है। कैसे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम है ना? तभी तो गाड़ी ने आपके एक्सेलरेट किया है। ओके, चलिए अब जरा देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है भैया। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर मिल जाएगा 12 - 3। ये सब हुआ है 3 सेकंड्स में। 12 - 3 मीटर पर सेकंड। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर इजी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस बात को समझना कि जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो तो वो जर्नी स्टार्ट हुई 3 मीटर पर सेकंड से और वो जाके कितने स्पीड तक गई 12 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आपने फाइंड किया कि 3 मीटर पर सेकंड पर आपकी क्या है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कार है उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये क्या है 3 मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर 1 सेकंड में इंक्रीज हुई। 3 मीटर पर सेकंड अगले 1 सेकंड में हो गई 6 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में कितनी हो गई 9 मीटर पर सेकंड और अगले 1 सेकंड में हो गई कितनी 12 मीटर पर सेकंड। इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलेगा? हुआ क्लियर? ठीक है, फॉर्मूला तो हमें आता है। इंपॉर्टेंट कई बार ये भी होता है कि हम यूनिट को समझें कि यूनिट हमें क्या कहना चाहता है। चलो देखते हैं बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है कि आपने तो दौड़ना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। चलेगा? ये क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, घर से दौड़कर आप स्कूल पहुंचे, टाइम है 30 मिनट्स। ओके, और एक्सेलरेशन है 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है क्वेश्चन, आप घर से निकले और आपकी इनिशियल वेलोसिटी जैसे आपने दौड़ना स्टार्ट किया आपकी वेलोसिटी पहुंच गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप स्कूल में पहुंचे 30 मिनट्स में। चलेगा? जब आप स्कूल में पहुंचे तो आपकी कोई फाइनल वेलोसिटी रही होगी। ओके, अच्छा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हुई है। आप लगातार किसी पर्टिकुलर मीटर पर सेकंड में हर 1 सेकंड में इंक्रीज हुई है क्या आपकी वेलोसिटी। ठीक है, हमने पीछे देखा था कैसे 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड इंक्रीज हो रही थी हर 1 सेकंड से, है ना? ओके, क्या करना है 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर लो आवर्स में। कितना होगा आवर इजी। ये सारे यूनिट्स तो आर में फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय आपका टाइम टेकन।
कि भैया इस फाइनल वेलोसिटी पे आने के लिए इस इनिशियल वेलोसिटी से लगा कितना टाइम आपको, है ना। थोड़ा देख लेते हैं, आ जाओ। एक्सेलरेशन कितनी है 30, फाइनल वेलोसिटी x मान लेंगे, माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से जो कि है 10, टाइम होगा हाफ को कर देंगे शिफ्ट 30 into half is equals to x minus 10, 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे 30 को हाफ कितना 15 plus 10 is equals to x, that is 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये है हमारा x यानी कि फाइनल वेलोसिटी। हुआ क्लियर? यानी कि जब आप स्कूल पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी थी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, सेम 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हर एक आवर में आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई। नहीं समझ में आया कैसे? आ जाओ। मान लो आप जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो, कितने 0 से, ठीक है। आप बोल रहे हो कि 2 आवर्स बाद मैं यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। आपकी एवरेज वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी कि 0 से 30 आप कितने 0 से 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हुई 1 आवर में, है ना। और 30 किलोमीटर पर आवर से आप हर एक घंटे में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हो। तो आफ्टर 1 आवर आप पहुंच गए 60 किलोमीटर पर आवर पे, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो कितने जोर से दौड़ रहा है वो बंदा, है ना। ठीक, आ जाइए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन ये काफी इजी है और वो है सॉल्यूशन। आ जाओ। सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट, सॉल्यूट है 20 grams of salt dissolved in 80 grams of solvent। वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट है 80 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ठीक है, क्लियर है, हुआ क्लियर? ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताओ, मास बाय मास परसेंटेज कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कैंसिल 20% मास बाय मास। इजी, इजी है, ओके। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेन्स शुगर डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सॉल्वेंट है 150 ग्राम ऑफ 150 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है भैया, सॉल्यूशन है 200 ग्राम। इजीली पता चलता है भैया मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा 200 माइनस 150 30 ग्राम। आ गया, कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कैंसिल कैंसिल 25 परसेंटेज मास बाय मास। हो गया क्लियर? ठीक है, आ जाओ। अब बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि सेम टाइप का सॉल्यूशन हमने बनाया, पर इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 किलोग्राम। आपको फाइंड करना है कितना मास ऑफ सॉल्यूट यूज हो। कितना इजी है, क्या करेंगे, सेम टाइप का सॉल्यूशन है, यानी कि इस सॉल्यूशन में भी 25% मास बाय मास क्या है, सॉल्यूट है ना। तो क्या करेंगे, 25% ऑफ 1000 किलोग्राम, 25 into 100 into 1000 250 किलोग्राम। क्या है भैया, 250 किलोग्राम है आपको इस सॉल्यूशन के लिए लगने वाला सॉल्वेंट, सॉल्यूट। हुआ क्लियर? तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 माइनस 250 750 किलोग्राम। क्या है भैया, सॉल्वेंट।
ये क्या है, सॉल्यूट। हो गया, ओके। इसी तरह से ये वीडियो जो है खत्म। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले